जाइंट मैंगो ट्री। शमारंग नाम के गांव में सुरजीत नाम का एक किसान रहता था। उसने अपनी जमीन में 10 आम के पेड़ों का एक बाग बना रखा था। उसके बाग में उगने वाले आम आकार में हमेशा छोटे होते थे, इसलिए जब वो अपने उगाए गए आमों को ले जाकर व्यापारी लोगों को बेचता था तो वो लोग आम का आकार कम होने के कारण बहुत कम पैसे देते थे। अरे ओ सुरजीत बाबू, ये तो बहुत ही लो क्वालिटी आम है रे बाबा। इनका आकार बहुत छोटा है रे बाबा। ऐसे आमों की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए तुम्हें ये कम पैसों में ही बेचना होगा। ये कहकर व्यापारी लोग उसे कम पैसों में ही उसके आम खरीद लिया करते थे। सुरजीत बहुत उदास हुआ और सोचने लगा, ये व्यापारी लोग हर बार लो क्वालिटी बोलकर मुझसे कम पैसों में आम खरीद लेते हैं। मुझे किसी भी तरह अपने आम को अच्छे पैसों में बेचना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि अगली बार जब मैं आम लेकर जाऊं तो व्यापारी लोग इसे लो क्वालिटी ना बोलें। अगले दिन सुरजीत एक साइंटिस्ट के पास गया और बोला, सर मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हूँ सर। आप ही कोई उपाय निकालें सर। हाँ, पर हुआ क्या? मैं अपने आम के बाग में बहुत बढ़िया आम उगाता हूँ, लेकिन ये सारे व्यापारी लोग इसे आकार में छोटा और लो क्वालिटी बोलकर कम पैसों में ही खरीद लेते हैं। आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे पेड़ पे उगने वाले आम आकार में बड़े और अच्छे क्वालिटी के हो जाएं सर। तुम फिक्र ना करो सुरजीत, मैं इसका उपाय सोचता हूँ। थोड़ी देर में साइंटिस्ट ने सुरजीत को एक खास केमिकल दिया और बोला, ये लो सुरजीत, ये केमिकल ले जाकर अपने पेड़ में डाल देना, फिर देखना जादू। इससे तुम्हारे पेड़ पर फल भी बहुत जल्दी आएगा और तुम देखना वो आकार में भी पहले से बड़ा होगा। सुरजीत ने साइंटिस्ट को नमस्कार किया और वो केमिकल लेकर वहां से चला गया। अगले दिन उसने वो केमिकल ले जाकर अपने सभी पेड़ों को डाला। सिर्फ एक हफ्ते में ही उन सभी पेड़ों पर बड़े बड़े जाइंट मैंगोज लग गए। सुरजीत वो जाइंट मैंगोज देखकर बहुत खुश हुआ और ये मैंगोज शहर में ले जाने के लिए लॉरी को बुलाया। इतने बड़े जाइंट मैंगोज को देखकर लॉरी ड्राइवर बोला, अरे ये क्या, इतने बड़े आम? मैंने तो ऐसे आम आज तक नहीं देखे। तुमने ये आम कैसे उगा लिए? इनको उठाना तो साधारण आदमी के बस में नहीं। इनको उठा के लॉरी पे रखने के लिए भी क्रेन की जरूरत पड़ेगी। तो सुरजीत ने क्रेन ड्राइवर को फोन करके बुलाया। क्रेन ड्राइवर इतने बड़े बड़े आम देखकर दंग रह गया और बोला, अरे सुरजीत बाबू, ये तुमने कमाल कर दिया। इतने बड़े आम तुमने कैसे उगा लिए? बोलो भैया, ये आम तुम कितने में बेचोगे? मैं तुमसे आम खरीदूंगा। हाँ ले लेना, लेकिन इससे पहले तुम ये आम लॉरी पे लोड कर दो ताकि शहर जाकर मैं उस व्यापारी को दिखा सकूं जो हमेशा मेरे आमों को आकार में छोटा बोला करता था। ये आम उसे देने के बाद मैं उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़तियाँ देखना चाहता हूँ। उसके बाद भले तुम खरीद लेना। ये कहकर उन्होंने एक आम को क्रेन से उठाकर लॉरी पे रखा, लेकिन एक एक मैंगो आकार में इतना बड़ा था कि लॉरी पे एक वक्त में एक ही मैंगो रखा जा सकता था। सुरजीत वो जाइंट मैंगो लेकर शहर चला गया। वहाँ वो व्यापारी इतना बड़ा मैंगो देखकर बोला, अरे ओ सुरजीत बाबू, तुम आम का इतना बड़ा खिलौना लेके क्यों घूम रहे हो? ये आम का खिलौना नहीं है, ये असली आम है। क्या कहा? असली आम है? तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ क्या? इतना बड़ा आम कभी तुमने कहीं देखा है क्या? चलो जाओ, मुझे काम करना है बहुत। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा आम कहीं देखा है क्या? ये बिल्कुल असली आम है जिसे मैंने अपने पेड़ पे उगाया है। यकीन नहीं आता ना? चाहो तो थोड़ा चक्कर देख लो। व्यापारी उस लॉरी पे चढ़ के उस आम को थोड़ा सा काट कर चखने लगा। वो आम बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट था। वो व्यापारी नीचे आकर सुरजीत से बोला, अरे सुरजीत बाबू, ये तो सच में असली आम है रे। मैंने तो कभी भी इतना मीठा और स्वादिष्ट आम पहले कभी नहीं खाया रे बाबा। तुमने ये इतना बड़ा आम उगाया कैसे? तुम ही हर बारी मुझे कहते थे ना कि मेरे आम आकार में छोटे होते हैं, इसीलिए मैंने ये जाइंट मैंगो उगाया है। अब बोलो, इतना आकार काफी है ना? अब मुझे क्षमा कर दो सुरजीत बाबू, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। कृपया करके तुम ये आम किसी और को मत बेचियो। लाओ, मैं तुमसे ये आम खरीदने के लिए तैयार हूँ।
ये कहकर व्यापारी ने सुरजीत को भारी रकम एडवांस में दे दी और बाकी आम लेने के लिए भी उसके साथ उसके बाग में चला गया। मजेदार वाटरमेलन बाइक रेस। नानापुर नाम के गांव में शिव नाम का एक किसान रहता था। उसके पास बहुत छोटा सा एक खेत था जिसमें वो और उसका बेटा संजय मिलकर मेहनत किया करते थे। साथ वाले खेत के मालिक श्यामलाल की नजर शिव के खेत पर थी और वो किसी भी तरह शिव का खेत खरीदकर अपने खेत में शामिल करना चाहता था। एक दिन जब शिव उदास खड़ा था तो श्यामलाल वहां आया और बोला, अरे शिव, ये क्या, इस दफा भी तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई क्या? सिर्फ 3 बोरियां ही अनाज की उगा पाए हो। मैं तो तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि खेती करना अब तुम्हारे बस की बात नहीं रही। तुम अपना ये खेत मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दे दूंगा, जिससे तुम कोई काम धंधा शुरू कर लेना। श्यामलाल जी, ये जमीन मुझे मेरे पुरखों की तरफ से मिली है, इसको मैं ऐसे कैसे बेच दूं? आप इस तरह बार बार मुझे ये खेत बेचने का ना बोला करें। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद शिव और उसका बेटा संजय एक लोडर रिक्शा में खाद और तरबूज का बीज लेकर अपने खेत की तरफ जा रहे थे तो श्यामलाल ने उन्हें जाते हुए देख लिया। श्यामलाल भी उनका पीछा करते करते उनके खेत तक आ पहुंचा। वहां उसने देखा कि शिव और उसका बेटा संजय अपने खेत में वो खाद डाल रहे हैं और साथ ही साथ तरबूज का बीज के छिड़काव भी कर रहे हैं। ये दोनों बाप बेटा तो मेरे सपने पर पानी फेर देंगे, इनका कोई तो उपाय सोचना होगा। कुछ ही दिनों बाद शिव का खेत हरा होना शुरू हो जाता है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो श्यामलाल चुपके से शिव के खेत में जाता है और उसके पूरे खेत में जहरीली दवाई छिड़क देता है और रात के अंधेरे में वहां से चला जाता है। धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों में उसकी सारी तरबूज की फसल खराब हो जाती है और उसके छोटे से खेत में सिर्फ एक ही तरबूज बाकी रह जाता है। शिव और उसका बेटा संजय ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं कि उनके खेत को किसी की बुरी नजर लग गई है। तभी वहाँ श्यामलाल आता है। अरे अरे शिव, ये क्या, सिर्फ एक ही तरबूज उगा है? ये तो बहुत अफसोस की बात है। तरबूज की फसल उगाने के लिए जितना खर्चा तुमने किया वो भी वापस नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो खर्चा भी वापस देता हूँ और इस जमीन के भी अच्छे पैसे देता हूँ। अभी भी देर नहीं हुई, जमीन मुझे बेच दो, मैं इसको संभाल लूंगा। लगता है तुम सही कह रहे हो। इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी हम इस जमीन पे फसल नहीं उगा पा रहे। अरे नहीं नहीं बापू, अरे जल्दबाजी मत करो। हम अपनी जमीन की जांच करवाएंगे और जो भी कोई मसला होगा हम मिट्टी को ठीक करवाएंगे। अरे बेटा, तुम लोगों ने हर कोशिश करके तो देख ली है, तो फिर अब बाकी क्या करने वाला रह गया है? मैं तुम लोगों को एक अच्छी ऑफर दे रहा हूँ, मेरी बात मान लो और इन पैसों से कोई दूसरा काम धंधा शुरू कर लो। तो शिव उसकी बात मान लेता है और श्यामलाल से पैसे देकर वो जमीन उसे दे देता है। संजय उस एक तरबूज को लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर जैसे ही वो उस तरबूज को टेबल पर रखता है तो तरबूज में से आवाज आती है, बेटा संजय, श्यामलाल ने धोखे से तुम लोगों से जमीन खरीदी है। उसने तुम्हारे खेत में जहरीली दवाई डाली थी ताकि फसल ना उग सके। मैं एक जादुई तरबूज हूँ, इसीलिए उस दवाई का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तो संजय बोला, क्या कहा? अरे इसका मतलब है श्यामलाल ने हमें धोखा दिया है। अरे उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा और किसी भी तरह उससे अपनी जमीन वापस लेनी होगी। अगले दिन एक आदमी रिक्शा पर अनाउंसमेंट करता हुआ जा रहा था, सुनो सुनो गाँव वालों, आज शाम को अपने गांव में एक बाइक रेस हो रही है, जिसमें जीतने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ये सुनकर संजय सोचने लगा, अगर मैं ये बाइक रेस जीत जाऊं तो श्यामलाल से अपनी जमीन वापस खरीद सकता हूं, लेकिन मेरे पास तो बाइक ही नहीं है। इतने में उस तरबूज में से एक रोशनी निकली और वो तरबूज एक बाइक की शक्ल में बन गया। जैसे ही ये संजय ने देखा तो वो हैरान रह गया और बहुत ही खुश हुआ। शाम को संजय वो बाइक लेकर रेस में भाग लेने के लिए पहुंच गया। वहाँ श्यामलाल का बेटा सुंदर भी बाइक रेस में भाग ले रहा था। उसने जब संजय को देखा तो बहुत मजाक उड़ाया। अरे ये कैसी बाइक ले आए हो? अरे इसे खाना है या भगाना है?
मेरी ये तरबूज की बाइक तुम्हारी बाइक से ज्यादा तेज है और ये तो तुम्हें रेस लगाकर ही पता चलेगा। क्या कहा? तुम्हारी ये बाइक मेरे बेटे की बाइक से ज्यादा तेज है? अरे हो ही नहीं सकता। तो फिर लगाओ शर्त, अगर मैं ये रेस जीत गया तो तुम हमारी जमीन हमें वापस लौटा दोगे। श्यामलाल ने फौरन हंस के ये शर्त मंजूर कर ली। थोड़ी ही देर में जब रेस शुरू हुई तो संजय सबसे पीछे रह गया और बाकी बाइक्स आगे निकल गईं। फिर धीरे धीरे संजय एक एक करके उन बाइक्स को क्रॉस करने लगा और सबसे आगे निकल गया। यूं उसने सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस की और ये रेस जीत गया। सभी लोग इस अनोखी रेस को देखकर बहुत खुश हुए और खूब तालियां बजाईं। फिर संजय को बाइक रेस में जीतने के 5 लाख तो मिले ही साथ शिव की जमीन के कागज भी उसको वापस लौटा दिए। बस फिर शिव और संजय दोबारा हंसी खुशी रहने लगे।